तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अलग अलग लोग शायद इसका अलग अलग आंसर देंगे। कुछ बोलेंगे जी हेल्थ, कुछ बोलेंगे फैमिली, कुछ बोलेंगे मैं खुद, कुछ लोग बोलेंगे पैसा। देखिए, दरअसल हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में वो है पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति। और पीस ऑफ माइंड जो है वो इट स्टैंड्स ऑन टू पिलर्स, मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की बात हम फिर कभी करेंगे, आज हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने अपना वज़न 20 किलो कम किया 12 हफ्ते में, बिना किसी मेडिसिन या एक्सरसाइज के। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल। मैं एक लैप्रोस्कोपिक जीआई बेरियाट्रिक और लेज़र सर्जन हूं। आई वर्क एट आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुड़गांव। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि कैसे डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा मैंने जो अपना वेट है वो करीब 20 किलो कम किया इन 12 वीक्स। आई वॉज एट 85 kgs इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मुझे याद है कि मैं मालदीव्स में वेकेशन पे गया हुआ था, जहाँ पर मैंने अपना वेट लिया, और जो कि आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट आई एम वेइंग अराउंड 85 kgs, which was something very very shocking for me. So I reduced around 20 kgs in next 16 weeks, और आप मुझे आज देख सकते हैं आई एम मेंटेनिंग माई वेट एट अराउंड 65 kgs। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और फिर हम ये मेरी जो जर्नी है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो कीटोजेनिक डाइट और पेलियो डाइट, लो कार्ब डाइट, एटकिंस डाइट, देयर सो मेनी डाइट्स these days and people are जस्ट कन्फ्यूज्ड कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। खासकर कीटो डाइट के बारे में काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। साथ ही मैं आपसे और भी सारे जो पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं वेट रिडक्शन के लिए, उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तीन चीज़ें देखिए, एक बात समझिए कि मैं जो आज जो बात करने जा रहा हूँ उसका जो फोकस है, उसका फोकस है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो वेट रिड्यूस करने के लिए, साथ ही जो डायबिटीज़ के लिए अगर हम रिवर्सल की भी बात करें, तो हमारा फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि हम कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें। इस टारगेट के साथ अगर हम अपना पूरा प्लान बनाएंगे तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि ओबेसिटी क्या है, डायबिटीज़ क्या है, और एक और चीज़ होती है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये तीन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी, हमारा जो वेट है वो डिपेंड करता है हमारी हाइट के ऊपर। तो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, विच इज़ इक्वल टू योर वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर्स स्क्वायर्ड। ये अगर हम करेंगे अपने वेट को डाल के, उसको डिवाइड करेंगे अगर अपनी हाइट को मीटर्स में कन्वर्ट करके, स्क्वायर करके, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा बीएमआई होगा। और हमारा बीएमआई 18.5 से लेके 22.5 के बीच में होना चाहिए। अगर हमारा बीएमआई इससे ऊपर है तो ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके लिए फिर हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नंबर टू आते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब अनकंट्रोल्ड शुगर। जो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली इंसुलिन, उसका काम ये है कि वो हमारे ब्लड शुगर को एक बहुत ही नैरो रेंज में मेंटेन करके चले। क्यों? क्योंकि याद रखिए, शुगर इज़ अ पॉइजन, शुगर इज़ अ ड्रग। मैं शुगर को एक ड्रग के बराबर मानता हूँ। जिस भी चीज़ का विड्रॉल आए वो ड्रग है, और हमारे शरीर को इससे जो नुकसान होते हैं, मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो शायद शाम हो जाएगी। तो हमारा जो HbA1c है, अगर वो 5.7 से नीचे है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमारा HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में है, इसका मतलब हम प्री डायबिटिक हैं और हमारे आगे ये प्रॉब्लम्स डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव टू डू समथिंग नाउ। और तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर हमारा जो HbA1c है वो 6.4 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वी आर डायबिटिक। तीसरी चीज़ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है एक क्लस्टर काफ़ी सारी चीज़ों का, जो जैसे मेनली 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल, लो HDL। जो कोलेस्ट्रॉल भी कई तरह का होता है, उसमें एक HDL जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी कि जो गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो कम है। और पाँचवें नंबर पे आता है बेली फैट होना, जो हमारी जो तोंद भी कहते हैं, या जो मिड सेक्शन में जो चर्बी होती है, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस है कि आप इसमें कहीं ना कहीं फिट होते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरवीन करें। अब इंटरवेंशन, क्या दवाइयाँ हैं हर चीज़ का इलाज, सर्जरी है? नहीं, इसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। देखिए, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप ये मान के चलें कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहें और कोशिश करते रहें कि वज़न को कम करें और वज़न घटे बढ़े घटे बढ़े। दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो अगर हमारा जो बीएमआई है, वो इंडिया की अगर मैं बात करूँ 32.5 से ऊपर है, तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट बन जाते हैं। या फिर आप ट्राई करके देखिए दूसरे तरीक़ों से, आप वज़न घटा के देखिए। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो समथिंग नीड्स टू बी डन। अगर आपका बीएमआई 35 से ऊपर है और साथ में आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इनफर्टिलिटी, घुटनों का दर्द, बैक एक, डिप्रेशन, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ द इंडिकेशन। बीच में काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एंडोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी, जिसमें सर्जरी ना करके एंडोस्कोपी के द्वारा कुछ चेंज कर दिए जाते हैं, उससे भी वज़न हम कम कर सकते हैं। कुछ देर आर कुछ सम मेडिसिन विच आर इन द पाइपलाइन, और मेरे ख्याल से कुछ समय में वो मेडिसिन भी उपलब्ध होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि वेट को कंट्रोल करना इज़ मस्ट। बहुत सारे कैंसर्स भी ऐसे हैं जो वेट से जुड़े हुए हैं, जैसे ईसोवेगस का कैंसर, कोलोन का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब हुआ क्यों? ये इसके पीछे कारण क्या है? क्यों हम इनको लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं? सिंपल, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। और अगर आप इतिहास में, अतीत में जाएंगे, और अतीत में इतना जाएंगे कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो जो ह्यूमन बीइंग उस समय में जो मानव था, आप उसकी डाइट के बारे में अगर आप सोचेंगे और आप उसको कंपेयर करेंगे आज की डाइट के से, तो आप हैरान हो जाएंगे। उस वक्त ह्यूमंस वर बेसिकली हंटर्स, गैदरर्स, स्कैवेंजर्स, डिगर्स। फूड का प्रोसेसिंग नहीं होता था। इनफैक्ट फायर भी काफ़ी समय बाद आया है। ग्रेन्स नहीं थे, एग्रीकल्चर भी हार्डली 5-7 हज़ार साल पुराना है। मेनली हम लोग फ्रूट्स, एनिमल प्रोटीन्स और इन चीज़ों पे, जो प्लांट्स और उन रूट्स वगैरह, इन पे हम डिपेंडेंट होते थे। और आज आप हमारा खाना देखिए, फुल ऑफ शुगर एंड केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन आया, तब इस बार लोगों ने एक्सपीडिशंस किए, लोग फैले, लोग काम पे जाने लगे, तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि खाने को प्रिजर्व किया जाए। और इस प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी जो बनी, उसने कहीं ना कहीं हमारे खाने को बर्बाद कर दिया। दूसरा, हमारा जो खाने में जो फूड की जो एबंडेंस है, अगर आप प्राचीन काल में जाएं तो एक टिपिकल फीस्ट फेमाइन साइकिल चलती थी हमेशा। और ये साइकिल मेरे ख्याल से 1800 1900 तक, 1920-30 तक चलती रही है, जिसमें ऐसे पीरियड्स होते थे जब खाना उपलब्ध होता था बहुतायत में। अगर आप हमारे भी पुरानी 2 जनरेशन पीछे भी जाएंगे तो कुछ दिन होते थे जो त्यौहार होते थे, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा समय होता था जब हम लोग व्रत रखते थे। तो ये फीस्ट फेमाइन साइकिल नेचुरल है। ये जानवर, एनिमल किंगडम का हर जानवर इसको फॉलो करता है। जब वो कुछ समय के लिए ज़्यादा खाता है या अच्छी चीज़ें खाता है या रिच चीज़ें खाता है, और उसके बाद कुछ पीरियड के लिए या तो डेलिबरेटली या फिर परिस्थितियों वश उसको भूखा रहना पड़ता है, जिससे ये साइकिल चलती रहती है। अब हम जीते हैं इस युग में जिसमें फूड की एबंडेंस है, वैरायटी है। 10 मिनट 15 मिनट में हमारे पास जो चाहे वो आ जाता है, लेकिन कोई फेमाइन नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि क्या आज आप भूखे रहने वाले हैं, क्या आप कल भूखे रहने वाले हैं, या परसों भूखे रहने वाले हैं? नहीं, बल्कि इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके पास कोई रीज़न है कि आप आज पार्टी करें, आप कल पार्टी करें, आप परसों पार्टी करें, और ऑलमोस्ट एवरी डे पार्टी करें। केक जैसी चीज़ जो हम बचपन में शायद बर्थडेज पे खाते थे, आज वो हर दूसरे दिन खाया जाता है। तो जो फूड का जो पैटर्न है वो बदल गया, फ्यूल का टाइप बदल गया। जो फ्यूल जिस तरह का हमारे 2 जनरेशन पहले के लोग खाते थे और जो फ्यूल आज हम खाते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर जगह आप देखेंगे कि प्रिजर्वेटिव्स, शुगर्स, स्टफ़ लाइक अजीनोमोटो विच इज़ नथिंग बट अ टेस्ट एनहांसर, जो उस चीज़ को उतना ज़्यादा टेस्टी बना दे जितनी वो है नहीं। तरह तरह के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांस फैट्स, ये सब हमारी लाइफ में आ गए हैं। इनफैक्ट हमने अपने जो खाने के जो तरीके हैं उसमें इतना बदलाव कर लिया है कि अब इवन जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी एडवाइस करते हैं कि ईट फ्रीक्वेंट मील्स। व्रत को बहुत गलत समझा जाता था, जो हमारे हिंदू परंपरा में जो एक ऐसी चीज़ थी जो मस्ट थी, उसको बुरा समझा जाता था। जी नहीं, ऐसा नहीं है।
इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ फूड यू ईट एंड व्हेन यू ईट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और या फिर टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग का क्या रोल है हमारी लाइफ में। मोटापा, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हमारे को हार्ट अटैक होने की संभावना, फल्मिनेंट डायबिटीज़ होने की संभावना, इसके अलावा तरह तरह के कैंसर्स होने की संभावना, डिप्रेशन की संभावना, खर्राटे, थकान, आई कैन गो ऑन एंड ऑन की संभावना बढ़ जाती है। और केवल हम कुछ डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही अगर हम इस चीज़ से निजात पा लें तो कितना अच्छा हो। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने भी फॉलो किए और मैं चाहूँगा कि आप भी उसको फॉलो करें। तो हमें एक बात सबसे पहले ये समझनी होगी कि यह तो आपको समझ में आ गया कि अब हमें जो हमारा जो वेट है या जो हमारा प्री डायबिटिक स्टेटस है या डायबिटीज़ है या हम ओवर वेट हैं या हमको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो हमें इसको रिवर्स करना है। और रिवर्स करने के लिए मेरे ख्याल से अब आपके पास मोटिवेशन भी आ गया होगा, क्योंकि इससे इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस जुड़े हुए हैं जो आपकी लाइफ को या आपकी फैमिली की लाइफ को बहुत परेशान, मुश्किलों में डाल सकते हैं। और अगर हमारे पास मोटिवेशन नहीं है तो इसका क्या इलाज है फ्रेंड्स? अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर हमको डिसिप्लिन्ड होना होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब हम सुबह उठ के शायद हम काफ़ी वीक रहे फील करेंगे, या जो भी हमने फैसले लिए हैं हमको लगेगा हम ये नहीं कर सकते और हम टूट जाते हैं और वापस उसी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं जो हमारे लिए डिज़ास्ट्रस है और हम जानते हैं कि ये गलत है पर हम आदत से मजबूर हैं। तो उन दिनों में वो डिसिप्लिन काम में आएगा। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, स्कूल जाने के लिए उन रोते हैं, लेकिन क्योंकि जाना है, यूनिफॉर्म पहननी है तो जाना है, फ्राइडे को वाइट पहननी है, टाई लगानी है, बैज लगाना है, ये क्या है? ये डिसिप्लिन ही तो है। तो इस तरीके से अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो कुछ दिनों में, जो कहावत है ना कि 21 दिनों में, वही डिसिप्लिन हमको हमारी हैबिट बन जाएगा। तो मोटिवेशन जिन दिनों में नहीं है तब डिसिप्लिन काम में आएगा, और अगर हमने यह चीज़ 3 हफ्ते तक कर ली तो ये हमारी हैबिट हो जाएगी। और आप विश्वास मानिए कि वही चीनी जो आपको इतनी पसंद है, आप उससे नफरत करने लगेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया था और जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। इंसुलिन, याद रखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये हटाना है। उसके लिए हमको क्या करना है वो सुनिए। तो बॉडी में 3 तरह के फ्यूल्स होते हैं। मैक्रोस की हम बात करते हैं ना, जो भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है या जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं। मैक्रो में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मैक्रोस जिसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो बॉडी के लिए जो फ्यूल है प्राइमरी, वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। और जो प्रोटीन है वो मेनली बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ होता है, वो हमारी शरीर को बिल्डअप करता है और उसको फ्यूल की तरह बॉडी केवल बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसीज या स्टारवेशन के टाइम पे यूज़ करती है। हमारी जो मसल्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोटीन से बनी हुई हैं। अगर प्रोटीन यूज़ हो जाएगा तो वो हमारे को नुकसान होगा। तो प्रोटीन एज अ फ्यूल यूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हम एक्सेस प्रोटीन खाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। तो जो भी हम खाते हैं उस खाने के बाद हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिक मशीनरी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक हार्मोन है इंसुलिन, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है कार्बोहाइड्रेट्स को या शुगर्स को। ठीक है, जैसे आपने अपने खाने में जो आपका जो ब्रेक डाउन हुआ, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सीधा इंसुलिन के लेवल को स्पाइक करता है, इंसुलिन शूट करता है। और इंसुलिन का काम है, क्यों शूट करता है कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रेफरेंशियल, कि जो बॉडी में जो स्टोरेज है वो फैट स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर है वो बहुत ही कम है। लिवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है हार्डली 100-125 ग्राम्स के आसपास। और ये समझ लीजिए कि 1 से 1.5 दिन की हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, केवल उतना ही हम स्टोर कर सकते हैं। जो इमरजेंसी में हम एकदम से यूज़ करते हैं, रनिंग में या हैवी वेट लिफ्टिंग में, उतने में वो एग्जॉस्ट हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें फ़ैट में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, इंसुलिन का स्पाइक हुआ, इंसुलिन ने सारा का सारा जो ब्लड शुगर में जो खा के जो शुगर में जो एकदम से स्पाइक आया, तो हमारा जो इंसुलिन का काम है उसको उसका यह है कि वो हमारे ब्लड शुगर को एक बहुत ही नैरो रेंज में मेंटेन करेगा। ठीक है, 80 to 140 के बीच में वो मेंटेन करेगा। जो भी एक्स्ट्रा शुगर होगा उसको सीधा वो फैट में कन्वर्ट करके सेल्स के अंदर भर देगा। हर सेल के अंदर समझ लीजिए इंसुलिन एक चाबी है। एक्स्ट्रा जो भी फैट आपने जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया वो फैट में कन्वर्ट हो गया। जो आपने फैट खाया वो भी एज अ
फैट फॉर्म में स्टोरेज होता है, और जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ होता है, और एक्स्ट्रा प्रोटीन वो भी फैट की तरह स्टोर होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुगर्स या कार्ब्स खाने में इंसुलिन का स्पाइक सबसे ज़्यादा रहता है, प्रोटीन में यह स्पाइक मीडियम होता है, लो टू मीडियम, और फैट में ऑलमोस्ट नन, यानी इंसुलिन का स्पाइक नहीं आता। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। और अगर आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोसेस्ड जो शुगर्स हैं वो ज़्यादा लेंगे तो इंसुलिन का स्पाइक ज़्यादा देर रहेगा। अगर आप ये चीज़ें बार बार खाएंगे तो इंसुलिन हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब कार्बोहाइड्रेट ने अपना जितना स्टोर है वो कर लिया, 100-125 ग्राम्स। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में सेल्स में इंसुलिन उसको भरता जाएगा। कुछ अरसे के बाद जो सेल्स हैं वो मना करने लगेंगे, दे विल रिफ्यूज़ कि अब हमें फ़ैट नहीं चाहिए, बहुत स्टोर हो गया। तो इंसुलिन मानेगा नहीं, इंसुलिन अपनी और नंबर बढ़ा लेगा, और लेवल बढ़ जाएगा इंसुलिन का, क्योंकि आप तो तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, हाई कार्ब प्रोसेस्ड तरह का, मिठाइयाँ, शुगर्स, इवन फ्रूट्स, फ्रक्टोज, जो कि एक बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ शुगर है, जो सिर्फ लिवर में ही जाके मेटाबोलाइज हो जाता है और उसको फैटी लिवर भी कराता है। इवन जो हमारा टेबल शुगर है वो 50% फ्रक्टोज है, 50% सुक्रोज है। तो इंसुलिन तो हमारे शरीर में बढ़ा ही रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इंसुलिन का जो लेवल है वो ही ज़्यादा हो गया, पूरे टाइम वह इंसुलिन ज़्यादा है, और इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो जो डाइट है, जो कीटोजेनिक डाइट जिसकी हम बात करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य इसी चीज़ को एम बना के वो जो डाइट डिवाइस की गई है कि हम अपने शरीर में इंसुलिन के स्पाइक्स को रोकें और इंसुलिन का लेवल हम कम से कम रखें। क्योंकि जो फैट की जो बर्निंग है यानी कि लाइपोलाइसिस, वो जब ही होगा जब आपके शरीर में इंसुलिन का लेवल कम होगा, अदरवाइज फैट बर्न नहीं होगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम 3 से 4 से 5 6 मील्स ले रहे हैं। हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक इज़ लाइक ओवर द रूफ, हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने लग गए हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लेते हैं, तरह तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स, टॉक्सिन्स ये ले रहे हैं, इंसुलिन पूरे टाइम बढ़ा हुआ है, तो स्टोरेज होता जा रहा है। लेकिन ये जो स्टोर हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो दिन कब आएगा जब हम इसको बर्न करेंगे? कभी नहीं। और इसीलिए हम ओवरवेट होते हैं, और वक्त के साथ साथ आप देखिए ओबीस होते जाते हैं, और इसके साथ फिर डायबिटीज़ आएगी, फिर कैंसर्स आएंगे, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर वीकनेस आएगी, फिर सांस की प्रॉब्लम्स होंगी। तो इंसुलिन के लेवल को कम करना पड़ेगा, और इसके लिए जो डाइट है उसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। इसके क्या नुकसान है वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले तो नुकसान हम ये बात कर लें कि जो हमारी जो करंट कंडीशन है, ओबेसिटी, ओवरवेट होना, डायबिटीज़ होना, इसके नुकसान कितने ज़्यादा हैं। तो क्या किया जाए? तो ये जो कंसेप्ट बना कीटो डाइट का, वो यह बना कि अगर हम अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज़ कर दें, लेस देन 5% कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम कर दें, तो बॉडी ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे स्विच हो जाएगी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं जाएगा तो इंसुलिन की स्पाइक्स नहीं होंगी, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन का लेवल कम होगा तो बॉडी को एक्सेस मिल जाएगा, बॉडी विल हैव द इंसेंटिव टू बर्न दैट स्टोर्ड फैट जो कभी बर्न नहीं होना था। एक बार जब वो बर्न होने लगेगा तो हमारा वेट लॉस होने लगेगा। और ये हम कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी फैट बर्न होता है तो शरीर में कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, जो एक तरह का बाय प्रोडक्ट है, और उसको बोलते हैं कीटोसिस। यह कीटोसिस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, और जो एक डेंजरस कंडीशन है। इसलिए अगर आप इस तरह की डाइट का अगर प्लान कर भी रहे हैं तो एक पहले मेडिकल कंसल्ट कर लें, कुछ टेस्ट करवा लें, और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो मैं आपको वो स्टेप्स सारे डिस्कस करता हूँ कि कैसे हमको आगे बढ़ना होगा इसमें। जो हमारी डाइट है, अगर हम मान के चलें कि 1600 से 1700 1800 कैलोरीज़ की जो डाइट है, तो हमको इसमें दो तरीके से अपना जिसके जो पार्ट्स हैं, अगर आप देखें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के, तो कार्बोहाइड्रेट शुड बी लेस देन 5%, प्रोटीन शुड बी अराउंड 20%, और 60 से 70% फैट, हाई फैट, लो कार्ब इनिशियली। और ये जो हाई फैट है, ये मिथ है कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या वो होगा, क्योंकि हमारा भी प्राइम ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले अपने आप को रिवर्स गियर में डालना। तो 5% कार्बोहाइड्रेट लेके और 20% प्रोटीन लेके, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, लोगों को डर है कि कहीं मेरी किडनी ना ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 20% प्रोटीन, तो ये आपको शुरू के कुछ दिन आपको ये कैलोरीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी अपनी डाइट में, लेस देन 5% कार्बोहाइड्रेट्स, 20% ऑफ प्रोटीन्स एंड अराउंड 60 to 70% ऑफ फैट। और अगर हम इस चीज़ को ग्राम्स में कन्वर्ट करके देखें
तो आपको करीब करीब 25 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं इन अ डे, 24 घंटे में। और आजकल आपके पास यू हैव गॉट वेरियस ऐप्स एंड गूगल बेस्ट है, जिसमें आप जो भी खा रहे हैं आप उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देख लें, और आपको टोटल 25 ग्राम से कम रखना होगा। दूसरे से तीसरे दिन के अंदर अंदर आप इस तरह से कीटोसिस में चले जाएंगे। आप चाहें तो अपने यूरिन का कीटोन्स टेस्ट करा सकते हैं, या स्टिक्स भी टेस्ट करके देख सकते हैं, बट मेरी सलाह है कि अपने यूरिन कीटोन्स करा लें। अगर वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स यू आर इन कीटोसिस, और आपकी जो बॉडी है वो फैट बर्न करने लगी है। जब मैंने फ्रेंड्स ऐसा किया, इसको करने के दो तरीके हैं। एक होता है कोल्ड टर्की मेथड, कि सडनली आपने कार्ब्स एकदम से कम कर दिए, और दूसरा होता है कि धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कम किया। नॉर्मली हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक एक इंडियन डाइट में, एक वेजिटेरियन का तकरीबन 300 से 350 ग्राम्स है, जो कि डेंजरस है। इसको हमें 25 ग्राम या तो सडनली हम कर लें। इससे जो फ़ायदा ये है कि आप तुरंत स्पीड से आपका वेट कम होने लगेगा, और नुकसान ये है कि आपको विड्रॉल्स आएंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला, शुगर इज़ अ ड्रग। शुगर अफीम से कम नहीं है। इसको आप छोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना इसका विड्रॉल आएगा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स का। पर ये शुरू के 4 से 5 दिन के बाद ऑलमोस्ट आप इस चीज़ को काबू पा लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप धीरे धीरे अपना जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो कम करके 25 ग्राम से नीचे लाएंगे, तब अब जाके आप कीटोसिस में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1, चेंज योर फ्यूल, रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट्स टू 25 ग्राम्स अ डे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक और अनोखी चीज़ होगी। 2 से 3 दिन के अंदर 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन करीब 3 से 4 ग्राम्स ऑफ वाटर अपने साथ लेके चलता है। तो जब आपका जो कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट होगा सारा, और आपने साथ में कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया है, तो वाटर लॉस होगा, आपको बार बार यूरिनेशन होगा, और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका वज़न 2 से 3 किलो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो चला जाएगा। तो पहली चीज़ आप देखेंगे, आपकी ब्लोटिंग कम हो गई, शरीर जो ब्लोटेड लगता है वो कम हो गया। दूसरा, आपके जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स होंगे, ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, बदहजमी, खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना, ये डिसअपियर हो जाएगा। यू मार्क माई वर्ड्स, सबसे पहली जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो यह होगा। अच्छा, अब आप जो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म से आप फैट डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म पे आ चुके हैं। चौथे 5वें दिन के अंदर आप देखेंगे कि आप फैट को बर्न करने लगेंगे, कीटोसिस होने लगेगी, और आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो ख़त्म होने लगेंगी। क्रेविंग्स दोस्तों, इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के स्पाइक्स जब बनते हैं, जब वो नीचे जाता है तो आपको भूख लगती है। जब आपकी बॉडी फैट को बर्न करने लगेगी, तब आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल विल बी वेरी कांस्टेंट थ्रू आउट द डे। सुबह से उठ के और शाम तक आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम चलेगा, और आपके लिए ये चीज़ बड़ी अद्भुत होगी। तो आपकी जो कार्ब डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब किसका कितनी स्पीड से होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर ऑन द इंसुलिन रेजिस्टेंस स्पेक्ट्रम यू आर। कुछ लोगों के मेटाबॉलिज्म बड़े स्टबर्न होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी लूज़ करेंगे, कुछ लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली सबके संग ये फ़ायदा सबको देखने को मिलेगा, ये बात गारंटीड है। अब जैसे बॉडी को वो जो फैट स्टोर्स की एक्सेस मिल गई, जो अनलिमिटेड स्टोर्ड हैं, जो पहले कभी नहीं हो पा रहा था आप, क्योंकि कॉन्स्टेंटली खाए जा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई ख़त्म नहीं हो रही थी, तो फैट क्यों जब बर्न होगा। अब जब फैट बर्न होने लगेगा तो फिर बॉडी हमारी काफ़ी स्पीड से ये जो काम है इसको अंजाम देगी, और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसका रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। अब आप साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं, भूख ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, 8वें 9वें दिन जो मैंने अपनी ये जो मॉडिफाइड कीटोसिस बोलूँगा मैं इसको, मॉडिफाइड कीटोजेनिक डाइट, मुझे 8वें 9वें दिन अपने आप को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा था। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टार्व नहीं करना है, यू डोंट हैव टू स्टार्व, यू हैव टू टेक योर कैलोरीज। शुरू के 3 हफ्ते आपकी कैलोरीज लगभग वही चलेंगी, 1600 के आसपास, जिसमें आपको थोड़ा फैट कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी भूख कम हुई, आपको भूख नहीं लगी, तो आप तुरंत 800 से 1000 कैलोरी पे स्विच हो जाएंगे, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम से कम ही रहेगा, करीब 40 टू 50 ग्राम्स, 60 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन आपका रहेगा 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और 80 से 90 ग्राम आप फैट लेंगे। बहुत ज़्यादा फैट अगर आप लेंगे तो फ़ायदा नहीं है, हमें फ़ैट को भी कम रखना पड़ेगा। तो 3 हफ्ते आप कैलोरीज अपनी 1600 रखें, और 3 हफ्ते के बाद आप अपनी कैलोरीज को कम करके 1000 पे ला दें। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी जब
क्रेविंग कम हो गई, भूख कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली आप एक और चीज़ करेंगे, जो प्लेट्यू अचीव होगा, आपका वेट लॉस रुक जाएगा आपका 1 महीने के बाद, जो कि तकरीबन 7 से 8 किलो होना चाहिए। तो आपको इंट्रोड्यूस करना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट, और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको कि हम बोलते हैं टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। अब आप बोलेंगे जी मैं फास्टिंग तो कर ही नहीं सकता। आप विश्वास मानिए, जब आपकी बॉडी फैट अडेप्टेड हो जाएगी 3 हफ्ते के अंदर अंदर कीटोजेनिक डाइट के साथ, तो आप बड़ी आसानी से फास्टिंग कर पाएंगे इंटरमिटेंट। और मज़े की बात क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, कैसे? अगर आप अपना डिनर लेट लेते हैं रात में 9-10 बजे, और अपना ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे भी लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कम से कम 10 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ऑलरेडी कर रहे हैं। रात में थोड़ी ना आप खाते होंगे, तो 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपकी फास्टिंग हो रही है। अब आपको करना क्या है कि धीरे धीरे अपना जो ब्रेकफास्ट है उसका टाइम आगे बढ़ाना होगा। 8 से 10 करिए, 10 से 12 करिए, और विश्वास मानिए इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ब्रेकफास्ट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ठीक है? इसी तरह आपको अपना जो डिनर है उसको पीछे लाना होगा। अगर आप 10 बजे खाते हैं तो 8 बजे खाइए, 8 बजे खाते हैं तो 6 बजे खाइए। कहने का मतलब ये है कि आपके जो खाने के बीच में जो गैप है उसको हमको बढ़ाना होगा। शुरू में हम उसको 16-8 बोलते हैं, यानी कि आप 8 घंटे की विंडो में ही सब खाइए, 16 घंटे भूखे रहिए। फिर ये 24 हो सकता है, मतलब 4 घंटे की विंडो में आपने खाना है, 20 घंटे फास्टिंग करना है। और फिर आप ओमेड पे आ जाएंगे, दैट इज़ 1 मील अ डे, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने भी पहले ऐसा ही किया था, मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया था और लंच स्किप कर दिया था। मैं 2 बजे से 6 बजे के बीच में ही खाता था, और धीरे धीरे आज ये स्थिति आ गई है कि मैं 5 से 6 के बीच में ही अपना खाना खाता हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में हो सकता है कि आपको रात के टाइम प्रॉब्लम आए, 10 बजे के आसपास आपको हो सकता है हल्की सी हंगर आए, तो उस केस में आप कुछ भी प्रोटीन का स्नैक या वेजीज़ प्रेफरेबली आप ले सकते हैं, जो लो कार्बोहाइड्रेट्स या नॉन कार्बोहाइड्रेट वाला स्टफ़ होता है। पर आपको अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इनटेक 25 ग्राम से कम ही रखना होगा। और जहाँ आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने इंट्रोड्यूस करी, आपके लिए मैजिक हो जाएगा। आपको लाइट फील होने लगेगा, आप मेंटली आप काफ़ी फोकस्ड और क्लैरिटी फील करने लगेंगे, और हो सकता है कि आप इस लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए अपना लें। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि हम ये जो डाइट है कीटोजेनिक, ये इसके नुकसान क्या हैं? देखिए, नुकसान इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबिलिटी, विड्रॉल्स होना, यह तो है ही। बट मेन जो प्रॉब्लम है वो है न्यूट्रिशनल, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं। नॉन वेजिटेरियंस तो फिर भी उनके पास ऑप्शन है, पर वेजिटेरियंस के लिए तो ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि हम इसमें दालें हटा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ग्रेन्स हट जाएंगे, दालें हट जाएंगी, तो आपके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें बचेंगी। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, और आप इस अपना एक टेस्ट ज़रूर करा लें कि आप अदरवाइज़ फिट हैं कि नहीं। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो आप उसके लिए पानी का इंटेक अपना नॉर्मल रखेंगे। तो जो मेन अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मेनली डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, कीटो ब्रेथ, एक टिपिकल ब्रेथ जो होती है वो आएगी। मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो उसके लिए आपने ज़रूरी ये है कि आप, जो मैं आपको मॉडिफाइड डाइट की बात करता हूँ, तो उसका मतलब यही है कि आप इन चीज़ों का जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं और उन चीज़ों का भी साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हमारे पास अगर हम लिटरेचर देखें तो हमारे पास एविडेंस है कि लॉन्ग टर्म में भी ये डाइट काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे होने वाले जो फ़ायदे हैं वो ट्रिमेंडस हैं। साथ ही बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो पॉपुलर जो जो बिलीफ है कि कीटो डाइट में हाई फैट इनटेक के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल और वो बढ़ता है, दरअसल ऐसा है नहीं। इनफैक्ट ये आपका जो HDL है उसको ज़्यादा बढ़ाता है, तो ये आपके लिए दरअसल फ़ायदा ही करता है। कीटोजेनिक डाइट जब आप ले रहे हैं शुरू में, तो आप चीट नहीं कर सकते। अगर आप एक बार कीटोसिस में चले गए और आपने अगर अपना जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक किसी एक भी दिन ज़्यादा कर दिया, तो आप यू विल बी आउट ऑफ द कीटोसिस। तो वह स्थिति आप 4-5 दिन पीछे चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि हमारे ऊपर एक डंडा है कि आप चीटिंग नहीं कर सकते। जब आप अपना टारगेट अचीव कर लें, जो कि मोस्ट लाइकली आप 2 से 3 मंथ में कर सकते हैं,
उसके बाद आप स्विच हो सकते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे। अगर आप अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक 100 ग्राम से कम रखें और हेल्दी फैट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें और जंक फूड जो होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ के लिए इस चीज़ से सुरक्षित हैं और आप एक नई ज़िंदगी, मुझे लगता है, आपके लिए आपको मिलेगी। अब हम एक आखिरी बात और कर लेते हैं। यह सब चीज़ों में हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वह एक्सरसाइज को अपना इम्पोर्टेंट वो बना के आगे बढ़े। तो बिना एक्सरसाइज के हम इतना अचीव कर सकते हैं। जिन लोगों का बहुत ही स्टबर्न मेटाबॉलिज्म है उनको फिर इसके बाद एक्सरसाइज भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि 5 से 6 दिन, इनफैक्ट 7 दिन शरीर की जो एक्टिविटीज़ है 10,000 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये एरोबिक एक्सरसाइज नहायत ही आवश्यक है हमारे लिए, जो कि फैट बर्निंग मोड में हमें लाती है। और आप सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स की जो डेली वॉक है वो आपके लिए सफिशिएंट रहनी चाहिए। और आप इसको ग्रेजुअली अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे अपने अगले वीडियोस में मैं आपसे इन चीज़ों के बारे में और डिस्कस करूँगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस और तरह की डाइट्स कैसे ली जाती हैं, साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑटोफेजी क्या होती है, और किस तरह हम अपने खाने से अपने पूरे जो थॉट्स हैं उसको बदल देते हैं। जैसे कि कहावत है कि यू आर वॉट यू ईट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। I also strongly believe that with our dietary and lifestyle modifications, we should be able to avoid many of the medicines and maybe hospitalization in future. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी आपसे मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक को लेके। अगर आपको किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली आप नीचे लिखे नंबर पे यू कैन रीच, और या फिर आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे आर्टेमिस हॉस्पिटल या मेरे क्लिनिक में मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा होगा। गुड बाय।